हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट इशू की, जो कि एक परपेचुअल इशू न्यूज़ में चल रहा है। दैट इज़ द इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका की तरफ से एक 20 पॉइंट प्लान जो अभी रिसेंटली बनाया गया, जिसके तहत माना जाता है कि पहली बात, ये कॉन्फ्लिक्ट को अब रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रुक रहा है? क्योंकि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान आया भी है, उसके बाद से हम एक चीज को बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ये है कि इजराइल बार बार धमकी देता है कि वो मिलिट्री फाइट को रिवाइव कर देगा, क्योंकि हमास इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कई बार इजराइल की तरफ से, इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस, जिसको इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ कहते हैं, उसकी तरफ से भी कई बार अटैक्स रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये प्लान इवेंचुअली सक्सेसफुल होगा या ये प्लान फेल होगा, और इवेंचुअली मिडिल ईस्ट में दोबारा इजराइल और गाजा में हमास के साथ एक लड़ाई दोबारा होगी? आज इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये इशू आफ्टर ऑल इमर्ज कैसे हुआ? एक चीज को समझिए, जब हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले उस इशू के फ्रेमिंग को समझना है। इजराइल और हमास के बीच की ये जो लड़ाई थी, इसकी फ्रेमिंग कैसे हुई? इसकी फ्रेमिंग का मतलब है कि इसके पर्टिकुलर लड़ाई के पीछे के ट्रिगर्स क्या थे। सबसे पहला ट्रिगर अगर कोई था, तो वो ये था कि यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल बार बार गाजा स्ट्रिप में इलीगल ऑक्यूपेशंस कर रहा था। इस रीजन से जो गाजा स्ट्रिप में हमास थी एज एन एजेंसी, वो इजराइल के इन ऑक्यूपेशंस को रेजिस्ट कर रही थी। तो इजराइल और हमास के बीच में वोलेटिलिटी पहली बात लंबे समय से बनी हुई थी। दूसरा, मिडिल ईस्ट में बहुत लंबे समय से, लगभग पिछले 4-5 सालों से अमेरिका की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका इजराइल के बीच में और जो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच में पहली बात तो एक रैप्रोचमेंट करवा रहा था। रैप्रोचमेंट मींस कि इजराइल और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में एक तरीके की फ्रेंडशिप करवा रहा था। इसके साथ साथ चाइना दूसरी जगह पर मिडिल ईस्ट में, जो ईरान है, जो कि एक शिया कंट्री है, और जो बाकी सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन शियाज और सुन्नीज के बीच में फ्रेंडशिप करा रही थी। अब यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम इस इजराइल गाजा की लड़ाई को फ्रेम करके इसके ट्रिगर को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि एक सबसे बड़ा ट्रिगर सिर्फ इजराइल और हमास के बीच ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन गाजा स्ट्रिप में चल रही थी, सिर्फ वो नहीं, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंटली एक जियोपॉलिटिकल ड्राइवर भी था। हमास एज एन एजेंसी जो थी, उसको सुन्नी कंट्रीज और उसको शिया कंट्री ईरान दोनों सपोर्ट करते थे। हमास को क्योंकि शियाज एंड सुन्नीज दोनों सपोर्ट करते थे, हमास को एक फीलिंग आ रही थी 2023 तक कि यहाँ पर एक जगह पर जब चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान को एक साथ ला रहा है, अमेरिका इजराइल सऊदी अरेबिया को एक साथ ला रहा है, तो कहीं मिडिल ईस्ट में ऐसी सिचुएशन तो ना हो जाए कि जिसमें इजराइल जो कि जियूज हैं, सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नीज हैं, ईरान जो कि शियाज हैं, अगर ये तीनों एकजुट हो गए तो हमास के अंदर इनसिक्योरिटी जो पैदा हो रही थी वो ये थी कि फिर कल को हमें सपोर्ट कौन करेगा। ये जो जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटी थी, दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली कि हमास ने 2023 में इजराइल के ऊपर एक अटैक किया। तो ये जो इजराइल के ऊपर अटैक था, इसके पीछे के दो क्रूशल ड्राइवर्स, जिसमें से एक जियोपॉलिटिकल ड्राइवर और एक दूसरा जो इंस्टेंट लेवल पर इजरायली प्रोवोकेशन थी, ये दोनों थे। अब जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, तो हमास की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन हुआ। हमास को ये लगा कि जैसे पुरानी लड़ाइयां मेरी इजराइल के साथ होती थी कि जब मैं इजराइल पे अटैक करता था तो इजराइल मुझ पे काउंटर अटैक करता था। काउंटर अटैक करके वो ये इंश्योर करता था कि भाई एक तरीके से एक लिमिटेड एयर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इस लिमिटेड एयर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि दोनों देश, यानी कि जो गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीन वाला एरिया है वो और इजराइल आपस में लड़ने लगेंगे, और जब ये दोनों आपस में लड़ने लगेंगे तो इंस्टेंटली वर्ल्ड की ओपिनियन एकदम से आएगी और आकर हम दोनों के बीच में एक सीज फायर करा देगी। हमास को था कि हिस्ट्री तो यही सिखाती है, हमास को था कि हिस्ट्री में हमेशा यही पैटर्न रहा है कि जब जब मैंने इजराइल के ऊपर कुछ भी किया हो, इजराइल ने काउंटर रिटेलिएट किया, लेकिन उस काउंटर रिटेलिएशन के बाद वर्ल्ड के कुछ प्लेयर्स एकजुट तुरंत हुए और तुरंत होते ही उन्होंने दोनों को बीच में सीज फायर करा दिया। ये इस बार 2023 में हमास की एक मिस कैलकुलेशन थी। इसको मिस कैलकुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार इजराइल ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। इजराइल में खुद कुछ डोमेस्टिक इश्यूज थे। उन डोमेस्टिक इश्यूज में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू हैं, उन नेतन्याहू के ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे।
नेतन्याहू के ऊपर जो केसेस इजराइल में चल रहे थे उससे नेतन्याहू की सरकार ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। नेतन्याहू उस समय कुछ लीगल चैलेंजेस को कन्फ्रंट कर रहे थे, उनका जुडिशरी के साथ कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ये चीज समझ आई कि मैं इन केसेस से अगर बचना चाहता हूं तो उसका एक ही तरीका है कि इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग करो, जो चीज इजराइल ने पहले कभी नहीं की थी। तो ये इजराइल के लिए भी एक पहला न्यू असेसमेंट और एक्सपेरिमेंट था कि इजराइल ने एक लिमिटेड शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट के बजाय इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग करने का एक डिसीजन लिया। इस रीजन से 2023 अक्टूबर से लेकर 2025 अक्टूबर तक ये लड़ाई चलती रही। और अब आप सोच के देखिए कि आज जब हम नवंबर में इस लड़ाई को ऑब्जर्व 2 साल के बाद कर रहे हैं, इजराइल ने जब इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग किया तो ये इजराइल के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, इजराइल की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो इस लड़ाई को, एक लंबी सस्टेन्ड कैंपेन को इस तरीके से लड़ने के लिए कभी ट्रेन नहीं हुई थी। इजराइल हमेशा एक शॉक एंड ऑ थेरेपी में ट्रेंड था। शॉक एंड ऑ थेरेपी का मतलब है कि एक मैसिव कैंपेन करके, एक अग्रेसिव कैंपेन करके, एक लिमिटेड लड़ाई लड़के एडवर्सरी को डेसिमेट करो। और यहाँ पर जब इजराइल ने ये डिसीजन पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से प्रोलॉन्ग करने का कॉन्फ्लिक्ट को लिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब प्रोलॉन्ग होता गया तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट रीजनली स्प्रेड हो गया। अब ये रीजनली कैसे स्प्रेड हुआ? ये इस तरीके से स्प्रेड हुआ कि ईरान, जो हमेशा से हमास का सपोर्ट करता था, वो हमास का सपोर्ट करता था लेबनान के थ्रू। लेबनान में ईरान ने अपना एक प्रॉक्सी पॉलिटिकल ग्रुप हिजबुल्लाह बनाया हुआ था। हिजबुल्लाह जो है, जब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो उसने लेबनान में इजराइल के सामने एक नया फ्रंट खोल दिया। और हिजबुल्लाह को ये लगा कि ये जो नया फ्रंट मैंने खोला है, इस नए फ्रंट से इजराइल की एनर्जी यहाँ पर डाइवर्ट होगी, और अगर इजराइल की एनर्जी लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए डाइवर्ट होगी तो हमास उतने पीरियड में रीग्रुप कर जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और भी हमें समझनी है कि इस केस में इजराइल ने क्या रिटेलिएटरी मेजर लिया। इजराइल ने कोवर्ट ऑपरेशंस का सहारा लेते हुए हिजबुल्लाह के सीनियर लीडरशिप हसन नसरल्ला से लेकर उसके सेकंड इन थर्ड इन कमांड सबको एक एक करके एलिमिनेट कर दिया। इससे हिजबुल्लाह में एक शॉक आ गया, और हिजबुल्लाह जब रीग्रुप कर ही रहा था इस शॉक के बाद, तो पेजर अटैक करके इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो मास कार्डर्स थे उनके अंदर भी एक फियर पैदा कर दिया। तो जो लेबनान का फ्रंट खुला था वो क्लोज हो गया। इसके बाद दूसरा फ्रंट ईरान ने जो खोलने की कोशिश की वो थी सीरिया की। सीरिया में बशर अल असद का रूल था। बशर अल असद वैसे तो एक अल्लावी मुस्लिम है, पर अल्लावी एक शिया मुस्लिम का सेक्ट है, और शिया मुस्लिम का सेक्ट होने के नाते जाहिर सी बात है कि ईरान उसका समर्थन और सपोर्ट करता था। ईरान के इस समर्थन और सपोर्ट से असद और सीरिया एक नई टेरिटरी बनी, जहां से ईरान ने इजराइल के खिलाफ ये ऑपरेशंस रन करने शुरू करे हमास को समर्थन देने के। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की मदद लेकर इजराइल ने बशर अल असद की सरकार गिराई, और वहां पर आज हम जानते हैं कि दिसंबर 2024 में एक रिजीम चेंज हुआ। तो यहाँ पर असद का वो ऑप्शन और सीरिया का वो एम्पायर गिरना, उससे ईरान को दूसरा झटका लगा। तीसरा, अमेरिका ने रेड सी के इलाके में हूती रिबेल्स जो यमन में बैठे हैं, जिनको ईरान दोबारा सपोर्ट करता है, उनको वहां से जो ड्रोन अटैक्स वो रेड सी में कर रहे थे, अमेरिका ने अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस चलाकर सी लेवल पर उनको टैकल किया। यहाँ पर इजराइल ने एक जगह पर हिजबुल्लाह गिरा दी, हिजबुल्लाह को टारगेट किया, लेबनान के फ्रंट को बंद किया। उसी दूसरी जगह पर सीरिया में रेजिम चेंज करके सीरिया के रेजिम को ऑफ किया। इसके बाद इजराइल ने लास्ट ऑप्शन में ईरान के साथ एक लिमिटेड वॉर लड़ी जो लगभग 12 से 13 दिन चली, और उसमें ईरान के न्यूक्लियर एसेट से लेकर ईरान के पूरे मिलिट्री आर्किटेक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई। ईरान ने रिटेलिएशन में अमेरिका के बेस कतर में भी अटैक किया, क्योंकि इससे ईरान ने एक मैसेज अमेरिका को दिया कि यू स्टे अवे फ्रॉम दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हमारे रीजनल इश्यूज हैं, हम देख लेंगे, वरना आपका एयरबेस यहाँ पर टारगेट होगा। अमेरिका के उस एयरबेस के टारगेट होने के बाद पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप होनी शुरू हुई। लोगों ने प्रोटेस्ट करने चालू करे। प्रोटेस्ट इस बात के थे कि इस लड़ाई को अब रोका जाए, और यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन का एक प्रकार से इलेक्टोरल डिसीजन मेकर्स के ऊपर प्रेशर आना। इलेक्टोरल डिसीजन मेकर्स का सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग हुई उसके साइडलाइंस पर डिप्लोमेटिक चर्चा होना, और उस चर्चा के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान अब आया, इस प्लान के बाद एक सीज फायर टेम्पररीली इजराइल और हमास के बीच में हुई। इस सीज फायर में हमास ने जितने भी प्रिजनर्स इजराइल के पकड़ के रखे थे वो वापस छोड़ दिए। एक डिस्कशन ये भी हुआ कि फॉर द टाइम बिंग हमास गवर्निंग स्ट्रक्चर गाजा स्ट्रिप के से दूर रहेगा, और गाजा स्ट्रिप में एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर
वेस्टर्न इम्पोज्ड आएगा, उसके तहत गवर्नेंस होगी। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद भी एक चीज अभी भी बरकरार है, वो है हमास। इसराइल का जो गोल था 2023 में, जो इसराइल ने बोला था पब्लिकली कि इस लड़ाई को जो मैं लड़ रहा हूं उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है मुझे हमास को डेसिमेट करना है। अनफॉर्चुनेटली वो हमास को डेसिमेट नहीं कर पाया। हमास एज एन एक्टर आज भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की डिप्लोमेसी, इस पूरे गेम में एक चीज तो तय है कि हमास एज एन एक्टर को ना अमेरिका ना इसराइल डिस्ट्रॉय कर पाया। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का रवैया पूरा टाइम क्या रहा कि वी स्टैंड फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन। हमने हमेशा ये बात बोली कि हम हमास का समर्थन नहीं करते। हम एक गाजा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, वी स्टैंड फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट एंड वी वांट इजराइल टू को एग्जिस्ट विद द पैलेस्टीनियन स्टेट। इंडिया ने नॉट ओनली टू स्टेट सोल्यूशन को बार बार रिपीट किया, इंडिया ने बार बार ये बात बोली कि इस मसले को हल करने के लिए लड़ाई को रोककर डायलॉग को प्राइमेसी दी जाए। इस रीजन से जब इजिप्ट में अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिस्कशन हो रही थी और जब इजिप्ट में इसराइल हमास के लोग अमेरिका के साथ, टर्की और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज प्लस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे थे इस सीज फायर प्लान को लेकर, तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर यही चीज को बार बार उजागर किया इजिप्ट में, शर्म अल शेख में, कि डायलॉग विल ओनली सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और डायलॉग हैज लेड टू द सीज फायर। द क्वेश्चन इज विल इट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी नवंबर है और अभी ये सीज फायर में डिसरप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज पे चर्चा करेंगे। आई बिलीव दिस डिस्कशन वाज फ्रूटफुल टू यू। अपने कमेंट्स में लिखकर आपको इस डिस्कशन से क्या सीखने को मिला एंड वाज इट फ्रूटफुल टू यू और नॉट, मुझे जरूर बताइएगा। We'll keep on improvising and keep on giving you the best quality content for your exam to make sure कि आपका एग्जाम पास हो। थैंक यू।